हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल वैदिक अध्ययन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है केसेस। कंसिडरेशन में जो भी केसेस है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। बट सबसे पहले इफ़ यू येट नॉट सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं केसेस। सबसे पहला केस है आपका ड्यूलप प्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। इसमें क्या हुआ था कि टायर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एग्रीमेंट किया था कि वो जितने भी टायर्स है वो 5 के नीचे नहीं बेचेंगे। मिनिमम प्राइस जो होगा वो होगा 5। और सेम चीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर के साथ करना था। अब रिटेलर ने इसको क्या किया, 4 में बेच दिया, जो कि 5 से कम होता है। इस रीज़न की वजह से टायर कंपनी ने रिटेलर को स्यू कर दिया, उसके ऊपर केस कर दिया। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये बोलता है कि जो स्यू है, आई मीन जो केस करना है वो सिर्फ पार्टीज ही कर सकती है। थर्ड पर्सन या फिर स्ट्रेंजर बोल लेते हैं, स्ट्रेंजर जो है वो कभी भी केस नहीं कर सकता। अगर पार्टी ए और बी है तो फिर केसेस भी इन्हीं के बीच में होगा। सी बीच में से आके इन दोनों के ऊपर केसेस नहीं कर सकता। अगर सी इन दोनों में से पार्टीज में नहीं आता है तो सी जो है वो केस नहीं कर सकता। सेम चीज़ यहाँ हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो टायर कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में हुआ था। यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक टायर कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। तो टायर कंपनी ने एज अ थर्ड पर्सन क्या किया, रिटेलर को स्यू कर दिया। तो इस केस में भी ये बोला गया था कि डायरेक्ट टायर कंपनी रिटेलर को स्यू नहीं कर सकती, क्योंकि रिटेलर और टायर कंपनी के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था टायर कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में और डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच में, लेकिन डायरेक्ट जो है टायर कंपनी और रिटेलर के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। हुसैनी बेगम वर्सेस ख्वाजा मोहम्मद खान। इस केस में क्या हुआ था कि एक लड़के के फादर थे और लड़की के फादर, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और लड़के के फादर ने ये बोला था कि अगर तुम्हारी बेटी एक पर्टिकुलर पर्सन, जिसको मैं बोलूँगा, अगर उससे शादी कर लेती है तो मैं कुछ अमाउंट जो है वो एज ए खर्चाए पानदान दूंगा। लड़की जो है वो उस पर्टिकुलर लड़के से शादी भी कर लेती है, लेकिन उसको किसी भी तरीके का खर्चाए पानदान नहीं मिलता है। तो इसीलिए लड़की जो है वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए केस करती है। तो इस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने ये बोला कि वो केस कर सकती है, एज अ बेनिफिशियरी एक्ट कर रही है वो यहाँ पे, इसीलिए वो केस जो है वो कर सकती है, क्योंकि ये जो है पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है। पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा बोलता है कि आप जो है पार्टीज होने चाहिए तभी आप केस कर सकते हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे ट्रस्टीज हो गए, बेनिफिशियरीज हो गए, असाइनी हो गए। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो हमें ये बोलता है कि थर्ड पार्टी होके भी आप केस जो है वो कर सकते हो। और इस केस में भी सेम चीज़ हुआ था। इस केस में भी लड़की जो है एज अ बेनिफिशियरी एक्ट कर रही थी, और एज अ बेनिफिशियरी अगर उसका ट्रस्टी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो उसके अगेंस्ट में केस कर सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट केस की तरफ। नारायणी देवी वर्सेस टैगोर कमर्शियल कोऑपरेशन लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था कि ए के पास 40,500 के शेयर्स थे। वो अपने शेयर्स को सेल करने के लिए रेडी हो गया, उसने बी को सेल किया और सी जो था उसका श्योरिटी बना। अब ए के साथ ऐसा डील हुआ था कि बी जो है पर मंथ 500 रुपीज़ ए को देगा, और ए के डेथ के बाद उसके वाइफ यानी विडो को 250 रुपीज़ मिलेगा। लेकिन जब ए की डेथ हो गई उसके बाद बी ने कुछ भी अमाउंट जो है वो उसकी विडो को नहीं दिया। इसीलिए नारायणी देवी ने क्या किया, इसीलिए ए की विडो ने क्या किया, बी और सी के ऊपर केस कर दिया फॉर रिकवरी ऑफ मनी। इस केस में भी यही हेल्ड हुआ था कि ए की जो विडो है वो केस कर सकती है, क्योंकि वो यहाँ पे एज अ बेनिफिशियरी एक्ट कर रही है, और एज अ बेनिफिशियरी वो अपने ट्रस्टी के ऊपर केस कर सकती है। इफ़ ही इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो वो डेफिनेटली जो है केस कर सकती है।
केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। इस केस में क्या हुआ था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता था एक टाउन हॉल हावड़ा में। अब उस चीज़ के लिए उसने एसेंशियल रिसोर्सेज दिए, लेकिन ये जो टाउन हॉल तैयार होना था वो सब्सक्रिप्शन के वे से था, और डिफेंडेंट ने 100 रुपीज़ दे के सब्सक्राइब कराया। वहाँ पे उसने सब्सक्रिप्शन बुक में पर्टिकुलरली साइन भी किया, और उसके बाद प्लेंटिफ ने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्शन होने के बाद जब रिकवरी ऑफ मनी की बात आई तो डिफेंडेंट ने बोला कि हमें कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ था हमारे बीच में, और बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसीलिए मैं बाउंड नहीं हूँ। लेकिन कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इस केस में डिफेंडेंट बाउंड है, सब्सक्रिप्शन से वैसे होना था, और डिफेंडेंट ने पर्टिकुलरली साइन करके सब्सक्रिप्शन लिया था, तो ही इज बाउंड बाय हिज एक्ट। उसको अपना जो पैसा है वो रिटर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपने एक्ट के लिए बाउंड हो जाता है। केस है आपका वाइट वर्सेस ब्लू। इस केस में क्या हुआ था कि एक फादर ने अपने बेटे को कुछ पैसे जो है वो उधार दिए थे, लेकिन ये उधार जो है वो प्रॉमिसरी नोट के थ्रू दिया गया। अब जब बात आई रिकवरी की, तो रिकवरी होने से पहले ही फादर की डेथ हो गई, और साथ ही साथ फादर ने जाने से पहले अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो अपने बेटे को ना दे के अपने पोते को दे दिया। अब यहाँ पे बेटा जो है वो इसके अगेंस्ट में केस कर दिया कि फादर की प्रॉपर्टी में बेटे का हक होता है, तो वो ब्लूट को कैसे मिल सकता है, यानी वो मेरे जगह मेरे बेटे को कैसे मिल गया। दूसरी चीज कि जब हक है तो फिर मुझे रिकवरी क्यों करनी पड़ेगी, पैसों की रिकवरी मुझे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पैसे तो मेरे ही हैं। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि फादर ने जो पैसे दिए थे वो प्रॉमिसरी नोट्स के थ्रू दिए थे, दैट मीन्स कि देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और इसीलिए लड़का जो है, बेटा जो है, उसको डेफिनेटली उस पैसे को रिटर्न करना पड़ेगा। पोता जो था वो था ब्लूट, और ये केस जो है वो अगेंस्ट ब्लूट है। क्यों? क्योंकि ब्लूट है अगेंस्ट ब्लूट में, ब्लूट को बेटे ने जो है अपने बेटे के ऊपर केस किया था, यानी कि ब्लूट के ऊपर केस किया था कि उसके फादर ने मुझे छोड़ के मेरे बेटे को पैसे दे दिए। तो कोर्ट ने ये बोला इस पॉइंट पे कि ये पर्सन का राइट होता है कि वो उसके पैसे हैं, वो अपना बिल बना के जा सकता है कि वो किसको अपने पैसे देने चाहता है। इट डजेंट इम्पोर्टेंट कि आप अपने बेटे को ही दो, आपको जिसका मन आप उसको दे सकते हो। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि फादर ने अपने बेटे को ना दे के अपने पोते को दिया, और ये उसका राइट है कि वो जिसको चाहे वो उसको दे सकता है, और इसीलिए पूरे पैसे जो है एज पर द विल ही अकॉर्डिंगली काम करेगा, और पैसे जो दिए गए हैं एज पर द विल वो उनके बेटे नहीं, उनके पोते को दिया गया जो था ब्लूट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, जो है आपका कॉलिन वर्सेस गॉडफ्राई। कॉलिन जो है वो एक क्लाइंट रहता है, और गॉडफ्राई जो है वो एक एडवोकेट रहता है। कोर्ट में रिट पिटीशन चलते रहती है। अब एडवोकेट को जो चाहिए वो कॉलिन को वहाँ पे बुलाना चाहता था, क्योंकि वो उससे एक एज अ विटनेस वहाँ पे कुछ केस के उसके रिट पिटीशन के लिए एज अ विटनेस वो वहाँ पे उसको बुलाना चाहता। ठीक है, अब वो कॉलिन के पास गया एडवोकेट और बोला कि अगर तुम यहाँ आते हो और यहाँ पे रिट पिटीशन में विटनेस देते हो तो जितने दिन भी तुम आओगे उसका मैं एक तुम्हें प्रोफेशनल फीस दूंगा। 6 दिन तक आता है कॉलिन, लेकिन उसके बाद फिर जब वो अपना फीस मांगता है तो फिर एडवोकेट देने से मना कर देता है। तो कॉलिन जो है वो गॉडफ्राई के ऊपर केस कर देता है। अब इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि ऐसी ड्यूटी जिसके लिए आप ऑलरेडी बाउंड हो, रिट पिटीशन है, वहाँ पे विटनेस के तौर पे आपको आना है, ये आपकी लीगल ड्यूटी है, आप उस चीज़ को करने के लिए बाउंड हो। तो जिस चीज़ के लिए आप लीगली बाउंड हो करने के लिए, आप उस चीज़ के लिए किसी भी तरीके का प्रोफेशनल फीस जो है वो आप ले नहीं सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, वार्ड वर्सेस बायहम। इस केस में क्या हुआ था कि एक कपल थे, एक लड़का था और एक लड़की था, दोनों अनमैरिड थे और साथ में 5 साल से रह रहे थे, यानी कि लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे।
उस रिलीविंग रिलेशनशिप से उनको एक छोटी सी बेबी होती है, यानी कि गर्ल होती है, लिटिल गर्ल जो है वो बॉर्न होती है। अब उसके बाद अब कमाने के लिए फादर जो है वो बाहर चला जाता है, मेंटेन करने के लिए दोनों को, वो सुबह सुबह बाहर चला जाता है। और लड़की जो है वो घर में रहती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद लड़की को एक जॉब मिल जाती है, और उस जॉब के लिए हाउसकीपिंग का जॉब रहता है। तो उस जॉब के लिए वो अपने नेबर को, अपने बच्चे को संभालने के लिए देती है, और बोलती है कि मैं हफ्ते में जो है 1 रुपये इस चीज़ के लिए आपको दूंगी। नेबर मान जाती है। अब वो वहाँ पे जाते रहती है। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो वहीं पे रह के काम करेगी, और अपने उस लड़के को लेटर लिखती है कि उसको उसका बच्चा वापस चाहिए। बच्चा उसके पास आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो मेंटेनेंस की बात आई, तो लड़की बोलती है कि चाहे वो वहाँ रहे चाहे ना रहे, लेकिन पर्टिकुलरली हफ्ते में 1 रुपये का जो डील हुआ था वो फादर को कंप्लीट करना पड़ेगा। भले ही डील लड़की ने की थी, लेकिन लड़का जो है यानी एज अ फादर ही इज ऑल्सो बाउंड टू डू सो, और फादर को जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या हुआ था, ये हेल्ड हुआ कि लड़की जो है वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, क्योंकि दोनों की शादी तो हुई नहीं थी, इसीलिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मदर की होगी। फादर का इसमें किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं होगा, ये डिसाइड किया गया था। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि ये जो डिसीज़न है ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना केस है ये। तो उस टाइम पे चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स वगैरह हो चुके हैं और चीज़ें बहुत डिफरेंट हो चुकी है। आज की डेट में लड़का की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लड़की की, दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बच्चे के लिए। ठीक है, सो चलिए अब आगे बढ़ते हो नेक्स्ट केस की। शैडल वर्सेस शैडल। इस केस में क्या हुआ था कि भतीजा जो था उसको उसका अंकल 150 रुपीज़ जो है वो साल में दिया करता था, इसके वो 12 इंस्टॉलमेंट में करके देता था। और ये तब तक उसने देने का अंकल ने प्रॉमिस किया था जब तक कि उसकी सैलरी जो है वो 600 तक नहीं पहुंच जाती है। इसके बाद लड़के ने अपने फियांसे के साथ शादी भी कर ली। शादी के बाद भी ये पेमेंट आता रहा, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद अंकल की डेथ हो जाती है। तो लड़का जो है वो केस करता है कि जो बाकी की रिमेनिंग अमाउंट है वो अंकल के प्रॉपर्टी के स्टेट में उसका हक बनता है, उस स्टेट से उनको रिकवरी मिलनी चाहिए। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि इस शादी जो है उसका बेस ही यही था कि अंकल की तरफ से कुछ पैसे आ रहे थे, इसी बेस में शादी हुई थी। तो इसीलिए लड़के का उस स्टेट में जो है वो उस अंकल के स्टेट में जो है वो हक बनता है, क्योंकि अंकल ने प्रॉमिस किया था कि वो इतना अमाउंट तो देंगे ही देंगे। उसके पहले उनकी डेथ हो जाती है, और ये भी बोल दिया था कि वो अपने स्टेट से देने वाले हैं। तो अगर ये चीज़ बोल दिया गया है तो डेफिनेटली जो है वो उस स्टेट से उनको पेमेंट जो है वो मिलेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ओके गाइस, सो ये कुछ केसेस थे जो मुझे लगा कि कंसिडरेशन में मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।